नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रोग्राम और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं, उनकी सूची, उनकी लिस्ट आ गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 से लेके 28 अप्रैल तक होगा और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब, कैसे, कहाँ, किस टाइम पर होगा। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। पर पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 लोगों तक या 3 व्हाट्सएप ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी आपको, ताकि आप खुद भी वेरीफाई कर सके अपना रोल नंबर वगैरह। तो यहाँ है बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 1/2022 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों की सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम दिनांक 12/11/2022 से लेकर 13/11/2022 को राज्य के 4 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित विज्ञापन संख्या 1/2022 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग कुल 286 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है। तो इस तरह से है। मंगलवार को, ठीक है, 25/4/2023 मतलब 25 अप्रैल को प्रथम पाली समय 10:30 बजे से ये जो उम्मीदवार जिनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, उनका ये रोल नंबर है। तो ये आप अपना रोल नंबर यहाँ मिला लीजिए। और द्वितीय पाली जो 2:30 बजे से है मतलब लंच के बाद, तो उनका रोल नंबर यहाँ दिया गया है, ये 25/4 को है। इसके अलावा बुधवार 26/4 को मतलब 26 अप्रैल को जो 10:30 बजे सुबह में बुलाए गए, उनका रोल नंबर यहाँ दिया गया है। और जो 2:30 बजे दिन से बुलाए गए हैं, उनका रोल नंबर यहाँ दिया गया है। इसके अलावा गुरुवार यानी कि थर्सडे को इतने लोगों को बुलाया गया 10:30 बजे सुबह और इतने लोगों को 2:30 बजे दिन से। और इसके अलावा फ्राइडे शुक्रवार को 28 अप्रैल को बुलाया गया है इतने लोगों को सुबह 10:30 बजे और 2:30 बजे के कार्यक्रम में कोई नहीं है। तो फ्राइडे को सुबह 10:30 बजे वाला जो बैच है, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डिटेल्स देखिए। उपयुक्त सूची ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए दावे के आधार पर तैयार औपबंधिक रूप से मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों की सूची है एवं इसे अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की सूची नहीं समझा जाए, क्योंकि अभी ये तो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो फिर आप फेल हो गए, तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। ये जो आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था और फिर सेंटर पर जाके जो टेस्ट दिया था, उसके आधार पर जो लोग मेरिट लिस्ट में आए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है। उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अंतिम परीक्षा फल हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी एवं उपरोक्त सूची में परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, उपयुक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन पत्र दस्तावेज सत्यापन प्रारंभ होने की तिथि के 1 सप्ताह पूर्व आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक डालकर डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन में शामिल हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन के टाइम में जो आपने डॉक्यूमेंट्स भरे थे, वो इस वेबसाइट पे आपको 1 हफ्ते पहले, मतलब जो डेट यहाँ पर दिया गया है 25 अप्रैल से 1 हफ्ता पहले आपको दिखेगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है। तो दस्तावेज सत्यापन पत्र जो है, मतलब जो जो काउंसलिंग लेटर है, वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर 25 अप्रैल के 1 हफ्ते पहले। और आप उसको रोल नंबर डाल के अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड कर दीजिए और आपको कोई चिट्ठी नहीं जाएगी, आपको डाउनलोड ही करना है। आयोग के उक्त वेबसाइट पर आवेदन पत्र सार प्रपत्र 1 उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। और एक फॉर्म भी रहेगा जिसको भरना है आपको, और उस फॉर्म को भर के काउंसलिंग के दिन ले जाना है। प्रपत्र 1 में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियां, सूचनाएं, दावे से संबंधित सभी प्रमाण पत्र मूल के में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। और जो फॉर्म 1 में भरेंगे, केयरफुली भरिएगा, क्योंकि सॉरी, एप्लीकेशन फॉर्म में और फॉर्म 1 में जो इन्फॉर्मेशन भरा है उसी बेसिस पे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां मतलब ओरिजिनल कॉपीज सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस संबंध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में शो नहीं किए
तो फिर यूपीएससी, तो फिर बीपीएससी डिसाइड करेगा कि आपका क्या किया जाए। आप बीपीएससी पे कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाइए। दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं दस्तावेज सत्यापन पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता, आरक्षण संबंधी दावे, सूचना के संबंधित विज्ञापन की कंडिका 8 एवं कंडिका 3 नोट के आलोक में निम्नांकित आवश्यक मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियां निम्नांकित क्रमानुसार 2 सेट अलग अलग भी लाना अनिवार्य है। मतलब जिस बेसिस पे आपने एप्लीकेशन भरा है ना, मार्कशीट है, आपका एज लिमिट है, आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री सर्टिफिकेट है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट्स के ओरिजिनल लाइएगा और ओरिजिनल के साथ सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज भी लेके जाइएगा। तो हर चीज की ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपीज अच्छे से लिफाफा में बंद करके इज्जत से ले जाइएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति। तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ऑनलाइन, वो भी आपने डाउनलोड किया होगा तब, तो उसकी हार्ड कॉपी एक लाइएगा। जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र। उम्मीदवार अपने स्तर से आश्वस्त हो लें कि उक्त प्रमाण पत्र में उनका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम सही है, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट जो कि एज सर्टिफिकेट का भी काम करता है, और आप देख लीजिए कि उसमें आपके फादर का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही सही है कि नहीं, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो उसमें बीपीएससी कुछ नहीं कर पाएगा। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्नातक का सभी वर्ग सेमेस्टर का अंक पत्र, और बीएससी का हर साल का जो मार्कशीट आपकी होगी वो सबको लाना होगा। विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्नातक का डिग्री प्रमाण पत्र, और स्नातक की डिग्री ले जानी होगी। अगर आपके पास स्नातक की डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल ले जाइए, लेकिन आपके पास अभी वक्त है तो कोशिश कीजिए कि डिग्री निकलवा सके। नहीं निकलवा पाए तो कम से कम प्रोविजनल लेके जाइए और शायद वहां आपकी बात सुनी जाए, लेकिन प्रोविजनल है तो जरूर लेके जाइए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। और जो दोनों नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट, पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट भरा है, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर लेडीज हैं तो फादर के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। लोहार जाति के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना ज्ञापन 6026 दिनांक 19/4/2022 के आलोक में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से निर्गत। तो जो भी लोहार जाति के हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, और एज यूजुअल जो लेडीज हैं उनके लिए फादर के नाम का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, हस्बैंड के नाम का नहीं। फादर के नाम का इसलिए क्योंकि आप जन्म के समय जो थे वही आपकी आइडेंटिटी है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर। तो अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं और क्रीमी लेयर रहित मतलब नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास जो सर्टिफिकेट है, तो वो 1 साल से पहले का है अगर, तो फिर आप घोषणा पत्र आपको लाना होगा, क्योंकि बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले आप नॉन क्रीमी लेयर में आते थे, अभी आप क्रीमी लेयर में आ गए। तो इस इंफॉर्मेशन को प्लीज आप वेरीफाई कीजिएगा। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो नेम और एड्रेस फादर का ही होना चाहिए लेडीज के लिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप बिहार के माने ही नहीं जाएंगे, और अगर आप बिहार के माने नहीं जाएंगे तो इस एग्जाम में आपको अनुसूचित जनजाति या जाति का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं जो बिहार के नहीं है उनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट इस एग्जाम में नहीं है, सिर्फ बिहार स्टेट का है, क्योंकि इस बिहार का एग्जाम है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का दावा करने वाले आवेदक के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना 26/22 दिनांक 26/2/2019 के साथ संलग्न अनुसूची 1 विहित प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के आधार पर निर्गत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं उनको 2020 से 21 के आधार पर निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये भी इंफॉर्मेशन आप बेहतर जानते हैं, इसको कंफर्म करके और इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार मतलब कि जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनके द्वारा होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड जिसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य जैसा भी मामला हो का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष
विशेषज्ञ होना चाहिए द्वारा निर्गत। तो ये जो स्पेशल कमेटी होगा जो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो प्रॉपर होना चाहिए, इसका कहने का ये मतलब है। मूल बधिर, मूक बधिर मतलब जो गूंगे बहरे हैं, दिव्यांग उम्मीदवार बिहार एवं अन्य राज्य सहित अपनी दिव्यांगता संबंधित प्रमाण पत्र इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना IGIMS पटना से बनवाकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे। और जो मूक बधिर हैं बिहार से भी और बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से भी, तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो जो अपना सर्टिफिकेट है वो IGIMS जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां से बनवाकर जमा करेंगे मूक बधिर में। ठीक है। बिहार राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। तो अगर बिहार राज्य से बाहर से हैं और आप हैंडीकैप्ड हैं और आपको सर्टिफिकेट लगाना है हैंडीकैप का, तो आप बिहार सरकार के ही जो प्रॉपर चैनल है, वहां जो गजेटेड लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उनसे ही जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वही वैलिड होगा। अगर आप यूपी के हैं तो भी आपको बिहार से फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इसका मतलब यही है। नोट, अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो अगर आपको टेम्पररी डिसेबिलिटी है और आपने उस बेसिस पे एग्जाम दिया था और अब आपके टेम्पररी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं हुआ है, तो अब आप डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं माने जाएंगे। ठीक है। बहुत दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकारी नियमावली 2017 द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रूल्स 2017-2017 में वर्णित विहित प्रपत्र फॉर्म 6 में उपयुक्त कंडिका 4 के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा बहुत दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको अगर आप मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए। इसको आप ध्यान से पढ़ के समझ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार में पत्रांक 11/6/87 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का प्रमाण पत्र। तो अगर आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर के पोता ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती नाती नतनी कुछ है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से बना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए एक निश्चित जगह है, कोई ऑफिसर है, कोई बॉडी है जिसको असाइन किया गया और सर्टिफिकेट वहीं का मान्य होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो ये लिखा हुआ है कि कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना था। ठीक है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में अपने सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप एज में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट देना होगा और सही जगह से निकाला हुआ सर्टिफिकेट देना होगा। और उसमें लिखा होना चाहिए क्लियरली कि आप बिहार सरकार में निरंतर कम से कम 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं। ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र। और अगर आप एक्स मिलिट्री ऑफिसर हैं और आप एज में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो वहां भी छूट का, तो वहां भी प्रमाण पत्र। अच्छा, केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागाध्यक्ष अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप पहले से सर्विस में हैं, पहचान पत्र फोटो युक्त या था तो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ वैलिड है, यहाँ लिखा हुआ है तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस को भी मानना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी कर सकते हैं। हाल का खिंचा हुआ 4 फोटो, 4 कॉपीज एंड दीज आर, यहाँ पे लिखना भूल गए ये लोग, पर हमेशा पासपोर्ट साइज कॉपीज होती हैं। तो रिसेंट 4 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ योर्स प्लीज लेके जाइए, 4 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट। ठीक है। अब ये है 5वां, उम्मीदवार उपयुक्त प्रमाण पत्रों या कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। तो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वहीं पर जमा होगी, उसके पहले किसी को मत दे दीजिएगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन मूल आवेदन पत्र में लिखा है। और जो आपने योग्यता लिखी है, जो भी एलिजिबिलिटी लिखी है, तो जो आपने एप्लीकेशन में भरा है उसी हिसाब से
वो आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व होना आवश्यक है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, आपके सारे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स उस एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने लिखा है कि हम इतने साल के हैं, या हम बैचलर्स हैं, या हम मास्टर्स हैं, तो वो सारे डिग्री सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी उसके पहले की होनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र या कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और दस्तावेज सत्यापन के समय अवसर लेते हैं, तो इस स्थिति में निर्धारित अवधि के अंदर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं देने वाले ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथास्थिति एवं यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। तो अगर आप नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, या मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कोई एक डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ, तो ऐसे में अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो फिर बीपीएससी के जो भी लोग वहां बैठे हैं वो तय करेगी कि आपको मिसिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए टाइम दिया जाए, या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वही रद्द कर दी जाए। तो वो पूरा जो अधिकार होगा वो बीपीएससी के पास होगा। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ 19-20 रह जाता है, तो हमेशा उसके लिए टाइम बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट करके टाइम ले लेना चाहिए, और वो लोग कभी मान भी जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था और लोग मान गए थे। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। अगर आप आए ही नहीं तो आयोग क्या करेगा? यू डन। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि आपका सर्टिफिकेट में कुछ गलती है या कमी है, तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर देते हेतु औपबंधिक रूप से दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जा सकती है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट में कहीं कोई दिक्कत हुआ ना, तो वो लोग आपको एक आखिरी मौका दे सकते हैं कि आप जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्ट लीजिए फिर भी, और कुछ टाइम दे देंगे कि आप इतने दिन में हमको सही डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम दे सकते हैं। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया या परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जांच और सभी चरणों में योग्यता और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जाएगा। अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है। तो अगर आपने कुछ गड़बड़ सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया और उन्होंने आपको टाइम दिया कि सर्टिफिकेट को सही करके लाओ, और फिर भी सही करके नहीं लाए, तो शायद आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दें। 7, यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति या जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहां के गजेटेड ऑफिसर से या जो भी बॉडी है वहां से आपको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बृहत प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। तो बैकवर्ड क्लासेस एंड वेरी बैकवर्ड क्लासेस में भी वही रूल लागू होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहिता महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। तो ये तो मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, और इसके पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी, कि अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है या अगर डोमिसाइल है, वो सब आपके फादर के नाम और एड्रेस से होना चाहिए, शादी के पहले का। ठीक है। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का दावा की स्थिति में अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/6/87 दिनांक 30/8/2016 के साथ संलग्न वेद प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो मिलिट्री ऑफिसर के या एक्स मिलिट्री ऑफिसर के सर्विसमैन के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये उनके लिए पॉइंट था, इसको ध्यान से पढ़ के
और समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं तो भी गजेटेड ऑफिसर से और फॉर्म 1 में जो भी करना है आप देख लीजिए। यहाँ पे आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना सत्यापन करना अनिवार्य होगा। तो अगर आपने फॉर्म 1 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा है तो गजेटेड ऑफिसर से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट और आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो सब होना चाहिए। ठीक है, यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। तो इसका जो बेनिफिट है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है वो सिर्फ बिहार स्टेट के लोगों को ही मिलेगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति में तिथि के 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा, और जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो विद इन 1 ईयर का रिसेंट इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो इस ये एडवर्टाइजमेंट तो निकला था 2022 के एकदम शुरुआत में ना, तो 2020-21 में अगर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाया है या उसका इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो वो वैलिड होगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा और फिर वैसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये नंबर 8 है, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन पत्र निर्गत होने और दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार की अभ्यर्थिता संपुष्ट नहीं होती। सिर्फ काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई। काउंसलिंग में आपको परफेक्ट उतरना पड़ेगा, सब कुछ सही होना चाहिए तो ही आपको जॉब मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा अंकित किए दावे के अनुसार शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र मतलब फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट, स्वतंत्रता सैनिक के नाते एक्स सर्विसमैन के ग्रैंड चिल्ड्रन होने का सर्टिफिकेट, अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने संबंधी प्रमाण पत्र, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो कुछ सर्टिफिकेट आपने दिया होगा इत्यादि के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथाशक्ति एवं यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। और आपके सर्टिफिकेट अगर गड़बड़ हुए तो बीपीएससी जाने की आपका क्या करना है, पर आप बीपीएससी पर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार का 4 छायाचित्र, 4 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटोज अपनी लानी है। इनमें से एक प्रति प्रपत्र 1 में नियत स्थान पर चिपकाएंगे और इस 4 में से एक आपने फॉर्म 1 में चिपकाना है। ठीक है, एवं दूसरी प्रति प्रपत्र 1 के ही प्रथम पृष्ठ पर जेम्स पिन से संलग्न कर देंगे और दूसरी जो कॉपी है वो जो पेपर पिन होता है उससे आप अटैच कर देंगे दूसरी कॉपी। ठीक है, संबंधित या जेम्स पिन क्या होता है पता नहीं, पर मैं तो पेपर पिन से अटैच करती हूँ। संबंधित उम्मीदवार उक्त कार्यक्रम अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन के हेतु निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व उपस्थित होंगे। तो ये हमेशा ही होना चाहिए कि जो आपको 10:30 बजे सुबह का टाइम दिया तो 10:30 बजे मत पहुंचिए, 11 बजे मत पहुंचिए, 10 ही बजे पहुंचिए, क्योंकि वहां पे फिर अफरा तफरी मच जाएगी ना अगर आप एकदम टाइम पे पहुंचे तो उसके पहले वो लोग आपको कहीं बिठाएंगे, कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आधा घंटा पहले पहुंचना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाइल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह मत लाइएगा, मोबाइल फोन वगैरह अगर लाते भी हैं तो स्विच ऑफ करके जेब में रख लीजिएगा उस वक्त, और नहीं लाए तो अच्छा है। और काउंसलिंग के वक्त किसी और को साथ ले जाइएगा और मोबाइल फोन उसके हाथ में पकड़ा दीजिएगा। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा और कोई टीएडी आपको मिलेगा नहीं काउंसलिंग में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो आशा है जो जानकारी मैंने दी आप सबके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। इसको प्लीज ध्यान से देख के और काउंसलिंग में चले जाइएगा। और आप में से किसका किसका सिलेक्शन हुआ है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गुरदक्षिणा के तौर पे इस वीडियो को कम से कम 3
व्हाट्सएप ग्रुप्स में या दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।